हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और यू कैन से दिस वेव मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। Before this model, we assumed that electron is particle. Bohr also calculated his calculation by assuming that electron is particle. But after that de Broglie and Heisenberg uncertainty principle, we know that electron is not particle nature. Electron don't have only particle nature; it also have wave nature. तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? वेव नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह से मूव करेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वेव को आपने मूव करते हुए देखा है। क्या आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं? नहीं ना। तो वेव की आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं। तो आप उसकी क्या बता सकते हैं? वेव की आप फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ वेव हो सकती है, यहाँ वेव के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या यहाँ पे वेव होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो क्वांटम मैकेनिक, क्वांटम का मतलब क्या होता है? बहुत स्मॉल। एटम के अंदर पढ़ रहे हैं ना हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्वांटम का मतलब क्या है? एक टाइप से स्मॉल। आप इसको वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये क्यों आया? क्योंकि हमने अब पढ़ लिया है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस नेचर को फॉलो कर रहा है? वेव नेचर को। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है उस पे बेस है ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इसमें जो सबसे हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने कुछ दिया था वो थे हमारे श्रोडिंजर। श्रोडिंजर ने क्या किया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन दी थी। क्या दी थी इन्होंने? इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन दी थी। ये कोई आसान काम नहीं है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हाँ, उस टाइम हमारे पास जो हमारे वाटर वेव है या फिर जो साउंड वेव है, साउंड वेव की इक्वेशन थी, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया था? हमें इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन दी थी। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, डो स्क्वायर साई डिवाइड बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस ये डो डिफ्रेंसिएशन जैसा ये, बट ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है, डी नहीं है ये, ठीक है। थोड़ा सा इस टाइप से टिल्ट है, इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? डो स्क्वायर साई, और ये सिंबल क्या है? साई डिवाइड बाई डो एक्स स्क्वायर, डो स्क्वायर साई डिवाइड बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साई डिवाइड बाई डो जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर ई माइनस जेड इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन हमको किसने दी थी? ये इक्वेशन हमको श्रोडिंजर ने दी थी, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आपके बस की बात नहीं है, आपको बस समझ लेना है कि हाँ, ये इक्वेशन श्रोडिंजर ने दी थी। कैसे सोल्व होगी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप बस सोल्व लीजिए कि इसको आपने सोल्व कर लिया, आपने यहाँ से साई निकाल लिया, और इफ आप साई स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, ये साई स्क्वायर ही क्या है? यही है हमारा क्या है? वेव फंक्शन है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इफ साई स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया तो इससे आपको क्या पता चल जाएगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। ये कौन बता रहा है? हमारा साई बता रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि यहाँ कितने वेरिएबल आपके पास? एक्स वाई जेड। देखो, जब बोर था तो बोर क्या बोलता था? बोलता था कि यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है ना। न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में, जिसको उसने नेम क्या दिया था? ऑर्बिट या सेल। बट अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन किस नेचर को फॉलो कर रहा है? हमारे वेव नेचर को फॉलो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करेगा, और ये वेव हमको पता चली, ये वेव एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, वाई में भी मूव कर रही है, और जेड में भी मूव कर रही है।
ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव करिए, 3 डायरेक्शन में मूव करिए, एक्स वाई एंड जेड। इससे हमको पता चला कि हमारे पास 3 वेरिएबल आने वाले। ठीक है, पहले तो हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, ऑर्बिट में। अब हमारे पास एक न्यू वर्ड आ गया, ऑर्बिटल। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल में रहता है। आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ रहता है, ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, और कितने वेरिएबल हमको यहां से मिल रहे हैं, 3 वेरिएबल मिल रहे हैं। मतलब जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, जिसमें हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, उसमें से 3 क्वांटम नंबर हमको इसी इक्वेशन को सोल्व करने से एक टाइप से मिल जाते हैं। ठीक है, आपको इसको सोल्व नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कौन कौन से क्वांटम नंबर है। हमारे पास एक्चुअली 4 क्वांटम नंबर है, जिसमें से 3 इस इक्वेशन से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वांटम नंबर हमको पढ़ना है। हाँ तो बच्चों, हमको 4 क्वांटम नंबर पढ़ना है। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ये आपको पता है तो एक टाइप से आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता है। इफ ये आपको पता है तो आपको क्या पता है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता है। ठीक है, जैसे हमसे कोई एड्रेस पूछता है तो हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं कि हम इस एरिया में रहते हैं ना। एरिया के अंदर हम बता देते हैं कि मान लो हम इस बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग के अंदर हमारा एक फ्लैट होता है और फ्लैट के अंदर हमारा रूम होता है। सेम यही है, ये एक टाइप से आपका एरिया है ना, ये आपका क्या है, बिल्डिंग है, ये आपके फ्लैट को बता रहा है और ये आपके पर्टिकुलर रूम को बता रहा है। ठीक है, इफ आपके पास इलेक्ट्रॉन के ये 4 क्वांटम नंबर है तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होने वाला है। ठीक है, इफ आपके पास ये 4 क्वांटम नंबर है तो आप क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल n से। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको सेल, जिसको बोर ने क्या बोला था, ऑर्बिट, या फिर हमने बोला था ना उसमें एनर्जी क्या रहती है, एक सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो एनर्जी फिक्स रहती है, इसको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। तो इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आपको एक टाइप से सेल के बारे में आइडिया है कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या उसके एनर्जी लेवल क्या है। ठीक है, ये हमने समझने के लिए बना रखा है। एक्चुअली में इससे क्या पता चलता है, एक्चुअली में इससे हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल पता लगता है। क्या पता लगता है आपको, ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, ऑर्बिटल छोटा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये किससे पता चलता है आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रेंज देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिनिमम कितना हो सकता है, 1, और मैक्सिमम आपका इनफाइनाइट हो सकता है, इंटीजर ही होगा। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, एन की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो आपको पता होगा फर्स्ट सेल को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को L, थर्ड को M और फोर्थ को हम लोग N। ठीक है, ये सपोज हमारा न्यूक्लियस है, इसकी जो फर्स्ट सेल है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से, सेकंड सेल को L, M और फोर्थ सेल हमारी क्या है, N। ठीक है, तो इससे आपको ये सब पता चलेगा। सिंपल में बोलोगे, इफ आप पार्टिकल की तरह सोच के बोल दोगे तो आप ऐसा बोल दोगे कि इससे हमको ऑर्बिट के बारे में पता लगता है या एनर्जी लेवल के बारे में पता लगता है। बट इफ मैकेनिकल मॉडल को फॉलो करें तो इससे हमको क्या पता चलता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, के ऑर्बिटल का साइज छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे दूर जाएंगे साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे एक और फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट। ठीक है, तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिख देते हैं, किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, 2n²। ठीक है, इफ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 2n²। आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 × 1² कितना हो जाएगा, 2, 2 × 2², 8। ओके, कितना हो जाएगा, 2 × 3², 3 3 9, 9 × 2
18। तो आपको पता होगा कि आपके पास जो फर्स्ट सेल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8 होता है, और थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 होता है। और इस टाइप से आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वांटम नंबर हो गया है। सेकेंड क्वांटम नंबर की बात करें हम लोग, तो सेकेंड क्वांटम नंबर क्या है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर से इसको किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एल से। इससे हमको किस चीज का पता चलता है, इससे हमको सब सेल का पता चलता है। सब सेल क्या है, सेल का एक पार्ट है ना, सब सेल क्या है, सेल का एक पार्ट है इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये क्या है, सेल के अंदर वो पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सब सेल बोल रहे हैं। समझ रहे हैं, सेल तो आपकी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। अब क्या है, आप समझिए कि आपका मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद कुछ एरिया है, यहां से मान लीजिए यहां तक का एरिया है, यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सेल हो गई। अब इस एरिया के अंदर भी पर्टिकुलर एरिया होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, मान लो ये एरिया है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, सब सेल। सब सेल इज द पार्ट ऑफ सेल इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, तो आपको इससे क्या पता चलता है, सब सेल। इफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से बात करें तो इससे हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल पता चलती है। क्या पता चलती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल पता चलती है। चलिए हम इसकी भी रेंज देख लेते हैं। एल की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू n-1 होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, n-1 हो सकती है। ठीक है, इफ एल इक्वल टू आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तो आपका जो आपका आने वाला है सब सेल, उसका कुछ एक नेम होगा। ठीक है, तो सब सेल के नेम मैं आपको बता देता हूं, आपको याद करने हैं। इफ एल इक्वल टू कितना है, 0 है, तो सब सेल होगी आपकी एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, और 4 है तो सब सेल का नेम क्या हो जाएगा, जी। तो ये आपकी कुछ सब सेल है, एस पी डी एफ जी। चलिए इसमें एक चीज बता देता हूं, मैंने बताया ना इससे हमको क्या पता चलती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल पता चलती है। तो एस जो सब सेल है इसकी शेप होती है, एस सब सेल का जो ऑर्बिटल होगा उसकी शेप क्या होगी, उसकी शेप होती है स्पेरिकल। एस सब सेल का जो ऑर्बिटल होगा उसकी शेप क्या होगी, स्पेरिकल होगी। सेकंड बात करते हैं हमारे पी सब सेल की। पी सब सेल की जो ऑर्बिटल की शेप होगी वो डंबल होगी। कैसा होगा, डंबल ना, जिम करने जो लोग जाते हैं जानते होंगे, कैसी होगी शेप, डंबल होगी। जो डी सब सेल का ऑर्बिटल होगा उसकी शेप कैसी होगी, उसकी शेप आपकी डबल डंबल होगी, कुछ इस टाइप से शेप होगी। ठीक है ना, एफ की सब सेल थोड़ी एफ सब सेल की जो शेप है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं बता रहा हूं। और जी सब सेल अभी तक यूज नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है जिसमें हमको जी सब सेल यूज करना पड़े। मोस्टली आपको ये 4 ही सब सेल यूज करने पड़ेंगे, और इन्हीं के नेमिंग पे आपको पीरियोडिक टेबल में ना मिल जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक नहीं है। क्यों, अभी तक उस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई नहीं जिसमें क्या हो, हमारा जी सब सेल हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आपका n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 मतलब आपकी फर्स्ट सेल है, या बोल दीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, तो उसमें l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, l क्या क्या हो सकता है, l की वैल्यू क्या है, 0 टू n-1, n-1 1 -1 0, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो यहां पे आपका कौन सा सब सेल होगा, s, और कौन से सेल में, 1 में, तो ये हो जाएगा 1s। इफ n इक्वल टू 2 है, आपका वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, तो 0 होगा, n-1, 2 -1 1, तो यहां कौन कौन से सब सेल है, 0 and 1। 0 सब सेल का मतलब s, 1 का मतलब p, मतलब सेकेंड सेल में आपके पास 2s भी होगा और 2p भी होगा। समझे बच्चों। इफ n इक्वल टू आपका 3 है, ठीक है, n इक्वल टू कितना है आपका, 3 है, तो 3 का मतलब 0 टू n-1, 3 -1 2, तो 0 होगा, 1 होगा एंड
2 होगा, मतलब थर्ड सेल में आपका S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा, मीन्स 3S होगा, 3P होगा एंड 3D होगा। सेम आप 4 के लिए फाइंड कर सकते हैं। 4 में आपका क्या होगा, 4S 4P 4D और 4F भी होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4S 4P 4D एंड 4F होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको किससे पता चलती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलती है। ठीक है, इससे और क्या चीजें पता चल सकती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, सब सेल के अंदर है। लास्ट टाइम हम सेल पढ़ रहे थे तो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 2n² था, अभी किसके अंदर है, सब सेल के अंदर है। ठीक है, सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आ जाएगा 2 × 2l+1, 2 × 2l+1। फॉर एग्जाम्पल इफ आप s की बात करेंगे तो s के लिए 0 पुट कर दिए, 2 × 0 0, 0 + 1 1 × 2 मीन्स s में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम आप p के लिए पुट करिए, p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, 2 × 1 2 + 1 3, 3 × 2 6 मीन्स p में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं आपके 6। d के लिए बात करें, d के लिए l कितना है 2, 2 2 जा 4 + 1 5, 5 2 जा 10 और f में सोल्व कर दीजिए 14 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं आपके। आपको याद कर लेना, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लिया है। सो स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, या कुछ लोग ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ml से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे हमको ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है। क्या पता चलता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन एक टाइप से डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए बात करते हैं ml की रेंज की। ठीक है, ml की रेंज क्या होती है, ml की रेंज होती है -L to +L इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड करते हुए। कहां से कहां थे, -L to +L। चलिए आप समझिए इन चीजों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं n = 1 के लिए, तो n = 1 में हमने देखा, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बना देता हूं, L L ml। ओके, तो आपको समझने में आसानी होगी। सपोज n = 1 है तो L कितना होगा, L की रेंज थी 0 to n-1 कितना होगा, ओनली 0 होगा। 0 का मतलब s है, यहाँ पे क्या है हमारा 1s है। ठीक है, तो ml क्या होगा, -0 to +0 मतलब 0। कितना नंबर है ये, एक नंबर है। ठीक है, मतलब ये कितनी डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कितनी डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में होगा, सिंगल डायरेक्शन में होगा। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल। ठीक है, एक टाइप से इससे और किस चीज के पता चल जाता है, हमारा कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहीं से पता चलता है। तो ml में कितने ऑर्बिटल, हमारा सिंगल ऑर्बिटल है। ठीक है, किसमें 1s में सिंगल ऑर्बिटल है। बात करें n = 2, 2 के लिए क्या क्या होता है, 2 के लिए l की वैल्यू 0 भी होती है और 1 भी होती है, मतलब यहाँ पे 2s भी है और 2p भी है। 2s के लिए बात करें, 2s के लिए l कितना है 0, -0 to +0 अकेला 0 ही आएगा। कितना ऑर्बिटल होगा, 2s में भी सिंगल ऑर्बिटल होगा। बात करें 2p की ना, l कितना है 1, -1 to +1 क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 0 और 1 ना, ये सब आ जाएगा। तो 3 ओरिएंटेशन है, 3 डायरेक्शन में होगा। कितने ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे, 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2p में कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। बात करें इफ हम थर्ड सेल की, तो थर्ड सेल में आपका 0 1 2 आएगा l, मतलब 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे 0 है, यह आपका l है। ml क्या होता है, -L to +L, -0 to +0 0, -1 to +1 में क्या आएगा, -1 0 1 और -2 to +2 -2 -1 0 1 एंड 2। कितना ऑर्बिटल होगा, एक। कितने होंगे यहाँ पे, 3। यहाँ कितना हो जाएगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5
तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 5 ऑर्बिटल। सेम आप f के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपके उसमें 7 ऑर्बिटल होंगे। अब मैं आपको याद करवा देता हूं कि आपका इफ s है तो कितना ऑर्बिटल होगा? एक ऑर्बिटल होगा, चाहे ये 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, ऑर्बिटल कितना होगा? एक ही होगा। इफ p है तो p का ओरिएंटेशन 3 डायरेक्शन में होगा और ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 होंगे। सेम d के लिए बात करेंगे तो d में कितने ऑर्बिटल होंगे आपके? 5 ऑर्बिटल होंगे। और f में कितने ऑर्बिटल होंगे आपके? 7 ऑर्बिटल होंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल। ठीक है, मीन्स f आपको 7 ओरिएंटेशन में मिलेगा, जबकि s आपको सिंगल ओरिएंटेशन में मिलेगा, p आपको 3 ओरिएंटेशन में मिलेगा, d आपको 5 ओरिएंटेशन में मिलेगा। ठीक है, चलिए सिंगल ओरिएंटेशन में होगा s किस शेप का होगा? सिंगल आएगा स्पेरिकल। ठीक है, ये आपके s की शेप है। p ये आपको 3 डायरेक्शन में मिलने वाला है। p के 3 नाम है, px, py एंड pz। क्या क्या नाम है? px, py एंड pz। इफ आप इन तीनों को ड्रॉ करेंगे, सपोज ये मेरी x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और z यहाँ कहीं बाहर निकली हुई है, तो px की शेप में जो डंबल होगा वो x एक्सिस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, इफ बात करें ये किसका है? px की शेप है। इफ बात करें हम py की, तो जो डंबल होगा वो कौन सी एक्सिस पे होने वाला है? वो y एक्सिस पे होने वाला है। हाँ, आप इस एक्सिस को मिटा सकते हैं। ठीक है, कुछ डायग्राम ऐसे बनाते हैं कुछ बुक्स में, कुछ में ऐसे बनाते हैं, दोनों सही है, कोई गलती नहीं। ठीक है, बात करें pz की, तो ये हमारी x एक्सिस मानी हमने, ये y मानी, और ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? ये हमारी z एक्सिस हो गई। ठीक है, तो यहाँ pz के टाइम जो डंबल होगा वो कहाँ होगा? z एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, कौन सी एक्सिस के ऊपर होगा? z एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये s की शेप बता दी, ये हमने p की शेप बता दी। ठीक है, ये px ऑर्बिटल है, सॉरी ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है हमारा? px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, और ये हमारा pz ऑर्बिटल है। सेम हम लोग d के लिए बता सकते हैं। d में कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है। d की भी शेप देख लेते हैं। d में जो आपके 5 ऑर्बिटल है उनके नाम है dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ओके, तो dxy मैं अपने मन से एक्सिस मान रहा हूँ। dxy के लिए मैंने मान लिया ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। तो जो डबल डंबल होता है, d ऑर्बिटल की शेप याद है आपको? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, कैसी थी? डबल डंबल। डंबल किस में होगा? xy प्लेन में होगा, एक यहाँ पे और एक इस जगह। ये किसकी शेप है? dxy की। इफ आपको dyz की शेप बनानी है, मैं 3D में नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपली मैंने ये एक्सिस मेरी y मान ली, ये एक्सिस मैंने z मान ली। ठीक है, शेप को इजी करने के लिए मैंने ये एक्सिस y मान ली, ये z मान ली, और ये कौन से प्लेन में होने वाला है? ये हमारे yz में प्लेन में होने वाला है, तो ये यहाँ पे। ठीक है, सेम आपका dxy, ओ सॉरी dxy तो हो गया ना, dyz हो गया, और कौन सा है? dxz। ठीक है, dxz। तो मान लो ये मेरी एक्सिस x, ये मेरी एक्सिस z, डंबल यहाँ कहीं होने वाला है। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से बना लेंगे डायग्राम। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ जो डंबल होगा वो x और y एक्सिस के ऊपर होगा। या सपोज ये x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, एक डंबल y एक्सिस के ऊपर होगा और एक डंबल हमारा x एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये शेप है हमारे किसकी? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की। और लास्ट बच गया हमारा dz स्क्वायर। सपोज ये मेरी z एक्सिस है, मैंने इसको z एक्सिस मान लिया, तो यहाँ एक डंबल होता है और यहाँ कुछ इस टाइप की एक शेप होती है। ये शेप है किसकी? dz स्क्वायर की। f की मैंने पहले ही बताया, सेम कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताऊंगा नहीं और आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि हमने जब भी क्वांटम नंबर पढ़ाए हैं तो हमने आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 होगा, याद कर लीजिए। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जो 1s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 ऑर्बिटल है, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट भी किया था। d में 5 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10।
सेम आपके F में 7 ऑर्बिटल आएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 14। ओके, चलिए अब आपको इतना पता चल गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, पहले हमको उसका एरिया पता लगा, मतलब सेल पता लगा, सेल के अंदर सब सेल पता लगा। मान लो थर्ड सेल थी, थर्ड सेल के अंदर हम सब सेल फाइंड करेंगे कहाँ है हमारा इलेक्ट्रॉन, 3s में है, 3p में है या फिर 3d में है। ठीक है, उसके बाद इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमको एग्जैक्ट ओरिएंटेशन पता चल गया ऑर्बिटल का, कि मतलब इसमें है dxy में है, dyz में है, dx² y² में है, कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद एक साइंटिस्ट है हमारे पाउली, तो उन्होंने पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोल के एक प्रिंसिपल है, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उन्होंने बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर, मतलब कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो, मतलब n सेम हो सकता है, मान लो n 2 रहा दोनों का, l सेम रहा, मान लो 1 रहा, ठीक है, ml भी मान लो सेम रहा, ठीक है, 0 रहा, इसका भी 0 रहा, बट जो 4th क्वांटम नंबर होने वाला है वो इन दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो 4th क्वांटम नंबर है, जिसको हम s या ms से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है स्पिन को। जो इलेक्ट्रॉन है वो इटसेल्फ के एक्सेस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करते हैं, आइदर उनका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, आइदर एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब इस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज स्पिन का होगा, दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का होगा। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ एक तो क्लॉकवाइज होगा, दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कोई सा भी ऑर्बिटल हो उसमें एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और इस स्पिन को ही हम 4th क्वांटम नंबर s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं मिटा के। तो हमारा 4th क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। कुछ लोग इसको ms लिखते हैं, कुछ लोग इसको सिंपली s लिखते हैं, आपका जो मन है लिखने का लिखिए। एनसीईआरटी हमारी सिंपल s लिखती है, ठीक है, स्मॉल s। तो s की वैल्यू आइदर आपकी +½ होगी, आइदर उसकी वैल्यू -½ होगी। ठीक है, हमको नहीं पता +½ कब होगी, -½ कब होगी। ये s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पिन जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इटसेल्फ की एक्सिस पे। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है, जिससे हमारा क्या होता है, दिन और रात होता है ना, डे नाइट किस वजह से होता है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। सेम इलेक्ट्रॉन भी अपने इटसेल्फ की एक्सिस पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, बट उनका रोटेशन 2 टाइप का हो सकता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमको नहीं पता कि +½ क्लॉकवाइज के लिए है या -½ क्लॉकवाइज के लिए है, बट इफ मैं सपोज कर लूं कि +½ मेरा क्लॉकवाइज है, तो -½ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इफ मैं सपोज कर लूं कि -½ क्लॉकवाइज है, तो +½ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपको बस इतना याद रखना है, एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। एक का स्पिन इफ s +½ होगा तो दूसरे का कितना होगा, -½ होगा। बट आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये क्लॉकवाइज है या ये क्लॉकवाइज है। हाँ, ये बोल सकते हैं इफ ये क्लॉकवाइज है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और चलो क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिए, 4 क्वांटम नंबर पढ़े ना। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे आपको क्या पता चला था, इससे आपको साइज पता चला था ऑर्बिटल का। ठीक है, कि ऑर्बिटल छोटा है या बड़ा है। ठीक है, इफ बात करें 1s और 2s की, ठीक है, इन दोनों की शेप कैसी है, स्पेरिकल है। 1s भी आपका स्पेरिकल है और 2s भी आपका क्या है, स्पेरिकल है। बट 2s बड़ा होगा 1s से, बट 2s क्या होगा, बड़ा होगा 1s से। ये किसने बताया था, ये हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया था। सेकंड हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा, इससे हमको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सबसेल का पता चला था। और अच्छे से बताएं तो इससे क्या पता चला था हमको, शेप ऑफ ऑर्बिटल पता चला था। इफ s होगा तो स्पेरिकल होगा, p होगा तो डंबल होगा, d होगा तो डबल डंबल होगा ना। ये किससे पता चला था हमको, l से। थर्ड हमने ml पढ़ा, ml से हमको क्या पता चला, ओरिएंटेशन पता चला। हमने तो पढ़ा था कि हाँ p सब सेल है, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल है। अब ये तीनों ऑर्बिटल डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये हमको किसने बताया, ये हमको ml ने बताया। ठीक है, ये किसने बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बताया। उसने बताया एक क्या है, px है, दूसरा py है, तीसरा क्या है, pz है। 3 अलग अलग ओरिएंटेशन में। ठीक है, सेम d के बारे में बताया, 5 अलग अलग ओरिएंटेशन में। और लास्ट से हमको क्या पता चलता है, स्पिन के बारे में पता चलता है। चलिए कुछ एक और फॉर्मूला है ना, जो हम देख लेते हैं, IIT में कई बार क्वेश्चन है उस पर। एंगुलर
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। किसका फॉर्मूला? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। कुछ बुक्स में ये जो h अपॉन 2 पाई है इसको h हैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। h हैश इक्वल टू कुछ नहीं है, ये h अपॉन 2 पाई ही है। ठीक है, तो l इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। कैसे आता है क्वेश्चन आएगा फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर, मान लो 3D। किसके लिए फाइंड करना है? 3D ऑर्बिटल के लिए फाइंड करना है या 3D सबसेल के लिए फाइंड करना है। इसके लिए आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि D के लिए L कितना होता है। आपको याद होगा इफ L 0 है तो S होता है, 1 है तो P होता है, 2 होता है तो D होता है। तो आपको पता होना चाहिए इसके L कितना है, 2 है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 2 सॉल्व कर लिए। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, H आपका क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर, हैविंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट मैंने दिया n इक्वल टू 3। तो आपको क्या पता चला? n इक्वल टू 3 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लगाएंगे आप 2n², क्योंकि आपको टोटल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। n कितना है? 3 है। 2 इंटू 3², 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। आपको पता भी है थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड, इफ आपको ऐसा दिया n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, मतलब सेल तो फोर्थ है बट इसने फिक्स कर दिया ये क्या है? ये 4D है, और हमको पता है D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4D में भी 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें आप इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? आप लगाएंगे 2 इंटू 2l प्लस 1। सोल्व कर लीजिए, 2 इंटू 2l, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं आपके? 10 इलेक्ट्रॉन आने वाले। ठीक है, इसको आप सिंपली पढ़ते तो 4D पढ़ते। नेक्स्ट, इफ आपका n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 0, तो आपको पता हो जाना चाहिए ये क्या है? 3 है, ये क्या है? p है, ये 3p है। और 0 का मतलब क्या है? p के अंदर 3 था ना, -1 0 और 1, क्योंकि l 1 था, l इक्वल टू 1, तो ml आया था -1 0 एंड 1। px, ये py और ये pz, मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल है। और पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते थे बच्चों? 2 होते थे। इलेक्ट्रॉन कितना आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। एक और देख लेते हैं, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, ml इक्वल टू 0 और s इक्वल टू, ml इक्वल टू 0 नहीं देके हम 1 दे देते हैं और s इक्वल टू -½ दे देते हैं। तो हमको क्या पता चला? ये हमारी फोर्थ सेल है। l इक्वल टू 2 का मतलब ये d है 0, सॉरी 1 मतलब d के अंदर हमारे 5 थे ना, -2 -1 0 1 और 2, मतलब ये इस ऑर्बिटल की बात कर रहा है पर्टिकुलर। और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, जिसमें एक की स्पिन क्लॉकवाइज होती थी, एक की एंटी क्लॉकवाइज। हमें एक ही स्पिन दी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है? इलेक्ट्रॉन एक ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, नोड का। नोड क्या है? नोड क्या है? वेयर probability of finding of electron is 0। वहां मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। नोड आपकी 2 टाइप की है, ठीक है, कौन कौन सी है आपकी? एंगुलर नोड और दूसरी आपकी होती है रेडियल नोड। ठीक है, एंगुलर नोड नॉर्मली हमेशा नहीं बोल रहा हूं, प्लेनर होती है। और आपकी रेडियल नोड नॉर्मली कैसी होती है? स्पेरिकल होती है। अब इनका फॉर्मूला याद कर लीजिए, एंगुलर नोड और रेडियल नोड का। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L और रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n -
n माइनस एल माइनस वन, ठीक है, n माइनस एल माइनस वन। और इसको आप ऐड कर देंगे तो टोटल नोड कितनी आ जाएगी, ऐड करेंगे तो n माइनस वन आ जाएगी, ठीक है। अब आप शेप के बारे में पढ़ सकते हैं। सपोज हमने 1s पढ़ा, ठीक है, 1s के अंदर आपकी प्लेनर नोड कितनी होने वाली है, प्लेनर नोड l है, ठीक है, प्लेनर नोड कितनी है आपकी, l है, और s के लिए l कितना होता है, 0, प्लेनर नोड होगी नहीं, ठीक है। बात करते हैं स्पेरिकल नोड या रेडियल नोड की, ठीक है। रेडियल नोड कितनी है, n माइनस एल माइनस वन, n कितना है इसका, 1, n कितना है इसका 1, फर्स्ट सेल है। l, s के लिए l कितना होता है, 0, और 1 कितना है, 1, तो 1 होता है ना, 0, मतलब 1s में कोई भी नोड नहीं होगी। ये जो हमारा स्पेरिकल पोर्शन आ रहा है, इसमें पूरे में कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0। सेम हम बात करते हैं 2s के लिए। हमको पता है 2s की शेप 1s से बड़ी होगी, ठीक है, 2s की शेप 1s से बड़ी होगी। चलिए इसके बाद इसकी प्लेनर नोड की बात करें। प्लेनर नोड कितनी है, प्लेनर नोड का फॉर्मूला है हमारा L, ठीक है, या बोल दो एंगुलर नोड का फॉर्मूला कितना है, L, L 0 होता है S के लिए। और बात करें हमारी रेडियल नोड की, जो स्पेरिकल होती है, उसका फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। एन कितना है यहाँ पे 2, माइनस एल, एल कितना है, एल एस के लिए 0 होता है, और 1 कितनी आएगी, 1, मतलब एक हमारी पास क्या आने वाली है, स्पेरिकल नोड आने वाली है, ठीक है। ऐसा एक एरिया आएगा जिसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, मतलब स्टार्टिंग में कुछ एरिया होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद आपकी एक स्पेरिकल नोड आएगी, मान लो ये एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और फिर से बाहर एक एरिया आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो ये जो एरिया है स्पेरिकल, ये आपका क्या है, रेडियल नोड है, ठीक है। सेम हम पी के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। पी में आपके क्या आएगी, प्लेनर नोड आएगी, या जिसको हम एंगुलर नोड बोल रहे हैं। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, एल, पी के लिए एल कितना होता है, 1। तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आप ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बीच में एक प्लेन है, यहाँ में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, बट ये जो बीच में प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3D में सोचिए, ये जो प्लेन है, यहाँ में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाली है हमारी, प्लेनर नोड या एंगुलर नोड आने वाली है, ठीक है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.